I will now invite Dr. Pratibha Singh from UNICEF. She is a water aid and wash specialist, institution specialist, and she works with the UNICEF. She has worked in many, many different states and with many different organizations. And we ask Dr. Pratibha today to reflect with us on two things. One is, what are the challenges? Because you have so much experience working in so many different states with UNICEF. What are the challenges that are facing us today and how do we work with them? And the other question is, ये जो guidelines हैं हमारे सामने, do we need to change anything? Do we need to, in the light of the coronavirus and all the things that Arundhati has just said, do we need to change and do we need to see that other things also happen? So I invite Dr. Pratibha Singh. थैंक यू राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि अरुंधति जी ने अभी थोड़ी देर पहले हमें बहुत अच्छी बातें बताई कि किस प्रकार से क्या स्टैंडर्ड्स हैं स्कूल में पेयजल स्वच्छता के लिए, और जो कोरोना के कारण महामारी की स्थिति उत्पन्न हुई है और उसके परिप्रेक्ष्य में हमें स्कूल में क्या ऐसी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहूँगी कि सचमुच मैं भी इससे सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमें जो पेयजल और स्वच्छता के जितने भी मानदंड है, जितने स्टैंडर्ड्स हैं, अभी तक की जितनी गाइडलाइन, कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो महामारी की स्थिति उत्पन्न हुई है ये पहले मतलब हम सबके मैं कहूँगी कि उनकी याददाश्त में या पिछले जो पिछले जनरेशन रहे उनकी याददाश्त में भी ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का हमने नहीं देखा होगा इस स्थिति को। तो इस स्थिति के लिए हम लोग कभी भी तैयार नहीं थे। तो जैसा कि अरुंधति जी भी बता रही थी कि जो पेयजल स्वच्छता के मानदंड है उसके अनुसार प्रति 40 लड़कों या लड़कियों पे एक शौचालय होना चाहिए और जो यूरिनल होना चाहिए हर 14 से 13-14 लड़कों और 12-13 लड़कियों पे एक यूरिनल होना चाहिए। और पेयजल की जो सुविधा होनी चाहिए कि वो लगभग जो है स्कूल में 50 बच्चों पे एक ड्रिंकिंग वाटर का पॉइंट होना चाहिए, पानी पीने का स्रोत चाहिए। परंतु जैसा कि कोरोना के समय में हम सब ने देखा है कि कोरोना के कारण हमें कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ रही है। सामान्य दूरी एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति से बना के रखनी है, जो कि कहा जा रहा है 6 फीट की दूरी कम से कम हो, या जैसा कि टैगलाइन आप सभी सुन रहे होंगे 2 गज की दूरी है जरूरी। तो 2 गज की दूरी हमें कहीं ना कहीं जो पेयजल और स्वच्छता के साधन है उनमें भी 2 बच्चों के बीच में, यदि टीचर हैं शिक्षक हैं तो टीचरों के बीच में, ये सभी के बीच में 2 गज की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी हमें कहीं ना कहीं। इसके अनुसार हमें कहीं ना कहीं ये शौचालय की उपलब्धता या जो पेयजल के मतलब पीने के स्रोत है पानी पीने के, इसी तरह से जो हाथ धुलाई का जो पॉइंट है, हैंड वॉशिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, अभी जो हमारे मानदंड है, अभी जो स्टैंडर्ड है उनके अनुसार प्रति 10 बच्चों पे, बालक या बालिकाओं पे एक हैंड वॉशिंग यूनिट का टैप होना चाहिए। लेकिन कोरोना के परिप्रेक्ष्य में ये कहीं ना कहीं हमें बढ़ाना पड़ेगा, हाथ धुलाई की सुविधा जो है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। और इसी तरह से साबुन की उपलब्धता जो है स्कूलों में हाथ धुलाई के लिए, वो भी एक प्रश्न चिन्ह था उस पे, उसको भी हमें कहीं ना कहीं साबुन की उपलब्धता भी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि मैं इंग्लिश में बोलूं तो थोड़ा मुश्किल होगा, हिंदी में और इंग्लिश में मैं कोशिश करूंगी कि दोनों भाषाओं में कैसे मैं बोल सकती हूँ। इसी तरह से जो हमारे मानदंड है उसके अनुसार जो पीने का पानी होना चाहिए, प्रति बच्चे के ऊपर 1.5 लीटर पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। लेकिन क्या 1.5 लीटर पानी प्रतिदिन समुचित है, क्या पर्याप्त है हाथ धुलाई के लिए भी और बाकी स्कूल की साफ सफाई रख रखाव के लिए भी? तो ये कहीं ना कहीं हमें सोच विचार करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो शिक्षा मंत्रालय है और जो राज्य स्तर पे शिक्षा विभाग है वहाँ चर्चा चल रही है और इसके
कहा जा रहा है कि जब स्कूलों में बंद किए जाएंगे फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए, जब कोरोना के मतलब हो सकता है आने वाले कुछ 20-30 दिनों में, या हो सकता है उसके बाद 2 महीने के बाद कभी न कभी तो स्कूल खुलना मतलब अवश्य भावी, इनएविटेबल है, ठीक है। तो जब उसकी इनएविटेबिलिटी है तो हमें कहीं ना कहीं तैयारी भी उस प्रकार रखनी पड़ेगी। तो स्कूलों में जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन पे विचार किया जा रहा है, कई सारे उन्होंने सोचे हैं इसके सुझाव क्या हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक सुझाव निकल के आया कि स्कूल की टाइमिंग्स को स्टैगर किया जा सकता है, या कि अलग बच्चों के बैचेस बना के एक ही कक्षा में बच्चों के सेपरेट बैचेस बना के उनको सप्ताह में 3 दिन एक बच्चों का बैच आए, सप्ताह में 3 दिन अलग बच्चों का बैच आए, ताकि जो हमारे जो क्लासरूम है उसमें कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग रह सके। तो इस प्रकार अगर हम अलग अलग ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं साथ ही साथ जो पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं हैं, जो वाटर सैनिटेशन की फैसिलिटीज हैं, उसमें भी हमारा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और क्योंकि हमारा देखिए महामारी के समय हमारा इमरजेंसी रिस्पांस होना एक लाजमी सी बात है। ये एक इनएविटेबल सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं इमरजेंसी मोड में भी सोचना पड़ेगा। तो एकदम से तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी कि हम स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स और गाइडलाइन को हम तुरंत रिवाइज कर दें। और आप ये देखेंगे धीरे धीरे आने वाले दिनों में इसमें काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है शिक्षा मंत्रालय के साथ में, ये जरूर रिवाइज होंगे। लेकिन जैसा कि कोरोना के समय में फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए अगर हम क्लास की टाइमिंग्स को दूर दूर रखेंगे, या बच्चों के बैचेस बना के उनको अलग अलग समय पे स्कूल में बुलाएंगे, तो उस प्रकार से हम पेयजल स्वच्छता के प्रावधान में भी उसमें हम ध्यान रख सकते हैं किस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग हो सके। दूसरा जो राधिका जी ने मेरे से एक प्रश्न किया था, क्या चैलेंजेस हैं पेयजल स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अरुंधति जी ने बहुत अच्छा एक ग्राफ दिखाया था, उसमें आप लोग ने देखा होगा पेयजल स्वच्छता की सुविधाएं बहुत सुधर गई हैं। और मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो राइट टू एजुकेशन फोरम का कार्य रहा है, जो शिक्षा का मौलिक अधिकार जब हमारे देश में प्रस्तावित हुआ, जब ये लागू हुआ है, तब बहुत बड़ा चेंज हमने देखा, बहुत बड़ा बदलाव देखा पेयजल और स्वच्छता की सुविधाओं में। 2005 में ये जो स्थिति थी पेयजल स्वच्छता की, लगभग ये आपकी 20% आती थी। मतलब बहुत दुख की बात है कि लगभग 100 में से 20 स्कूल इस प्रकार के थे जहां पेयजल स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था थी 2005 में, परंतु आज ऐसा नहीं है, बहुत सुधार हुआ है और इसमें बहुत बड़ा योगदान है राइट टू एजुकेशन एक्ट का। तो कहीं ना कहीं ये मतलब इसमें एक अच्छा सुधार हुआ है। आंकड़े बहुत अच्छा दिखाते हैं कि लगभग हमारे 70-80% स्कूल इस प्रकार के हैं जहाँ पे पेयजल बहुत अच्छी स्थिति में है, और शौचालय भी बच्चे, लड़के और लड़कियों के लिए पृथक पृथक अलग अलग मौजूद है। इसी तरह से जो हाथ धुलाई की सुविधा है स्कूलों में, हैंड वॉशिंग पॉइंट है, वो भी लगभग 52% स्कूलों में उपस्थित है। तो ये स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं जो ये कहीं निकल के आ रही है स्थिति, इसमें थोड़ा बहुत जो है ना, इसमें गहराई की जो पिक्चर है ना, जो मैं कहूंगी कि इसका एक डीपर पर्सपेक्टिव नहीं आ पाता है, क्योंकि जो यूडाइस का डेटा है, जो डेटा सेल्फ कलेक्टेड होता है, अपने ही आप लोगों को सेल्फ रिपोर्टिंग करनी है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों का एक मतलब डर रहता है इस कारण से जो चैलेंजेस है, कई बार लोग उससे खुल करके एडमिट नहीं कर पाते हैं। तो अगर सुविधाएं हैं पेयजल स्वच्छता की, तो क्या वो पूरे समय पेयजल की उपस्थिति रहती है, पूरे समय हाथ धुलाई के लिए पानी उपस्थित रहता है, ये सारे प्रश्न है कहीं ना कहीं। और क्या कहीं ना कहीं साबुन की व्यवस्था हमेशा रहती है क्लासेस में, कि जब बच्चों को हाथ धोने के लिए जरूरत हो। साथ ही साथ दूसरा बड़ा चैलेंज है कि जो ऑपरेशन मेंटेनेंस की बात हम करते हैं, मतलब जो रख रखाव की बात करें, रिपेयरिंग की बात करें, जो पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं हैं उनके विषय में, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कहीं ना कहीं यूज करने के, इस्तेमाल करने के साथ साथ जो है इसमें जो है वो इस्तेमाल करने के साथ हर साल इसमें टूट फूट आ जाती है। ये ऑपरेशन मेंटेनेंस की रिकरिंग रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप सबको ये मालूम होगा, आप सब शिक्षा के क्षेत्र से बहुत ही ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं, आप सबने देखा होगा कहीं ना कहीं जो हमारी एनुअल स्कूल मेंटेनेंस ग्रांट आती है, और जो समग्र शिक्षा के तहत जो कंसोलिडेटेड ग्रांट आता है स्कूल के रख रखाव के लिए, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए, पेयजल स्वच्छता के सुविधाओं का, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अपर्याप्त है, बहुत इनसफिशिएंट है, क्योंकि प्रति साल, हर एक साल में
2,500 रुपए 100 बच्चों के स्कूल में, जब यदि स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 2,500 रुपए मिलते हैं सिर्फ साल भर के ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में वॉश के। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो 100 से ज्यादा जब बच्चे होंगे तो यदि देखेंगे 200 बच्चों का स्कूल होगा तो वहाँ पे 5,000 रुपए की सालाना ग्रांट मिलती है। तो ये बहुत ही अपर्याप्त है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि हर स्कूल में टूट फूट की अलग अलग स्थिति होगी और कहीं ना कहीं ऑपरेशन मेंटेनेंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपने सबने फ्लड कितना बड़ा एक त्रासदी के रूप में जो बाढ़ आई है इस साल, और साइक्लोन भी हमारे देश के कई तटीय हिस्सों में सालाना एक इट्स एनुअल फीचर, साइक्लोन इज आल्सो एनुअल फीचर। फ्लडिंग भी हमारे देश में साल भर मतलब कई क्षेत्रों में होती रहती है, साल में 2 बार या 3 बार। तो जो पेयजल स्वच्छता की फैसिलिटीज है, वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनमें टूट फूट हो जाती है। साथ ही साथ जैसा अरुंधति जी कह रही थी, एक बहुत बड़ा अभी आजकल जो ट्रेंड हो गया है जो कोरोना वायरस के समय में भी और फ्लड हो चाहे साइक्लोन के समय में भी, कि स्कूल जो है एक तरह से शेल्टर के रूप में यूज किया जाता है, क्वारंटाइन सेंटर के रूप में भी स्कूलों को बहुत यूज किया गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार स्कूल की बिल्डिंग ही एक पक्की बिल्डिंग के रूप में और कम्युनिटी की बिल्डिंग के रूप में हमारे पास उपस्थित ऑप्शन है। तो यहाँ पे फंड्स की कमी है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहूंगी कि जहाँ पे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और अगर हम एक क्रिएटिवली सोचेंगे, अगर हम थोड़ा मतलब कम्युनिटी की जो विजडम है, जो सामुदायिक ज्ञान है, उनका उसको लेकर के चलेंगे और ये ध्यान में रखेंगे कि शिक्षा को हम कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मैं फुली इस पे मतलब पूरी तरह सहमत हूँ, परंतु कहीं ना कहीं जीवन की रक्षा करना भी बहुत ही आवश्यक है। भले ही शिक्षा के विषय में मैं खास करके छोटे बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगी, जो क्लास 6 से नीचे के बच्चे हैं, जो ऑनलाइन लर्निंग उनके लिए इतनी आसान भी नहीं है और उनको बहुत आवश्यक है स्कूल में आने और शिक्षा लेने के लिए, लेकिन साथ ही साथ जीवन की रक्षा भी बहुत ही अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि राधिका जी भी कह रही थी कि कोरोना महामारी ने महामारी के आने के बाद से हम सबके जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज आया है, रहने सहने के तरीके में। इसी तरह से ग्रामीण अंचलों में भी और जो अर्बन एरिया में, स्लम एरिया में भी लोगों के जनजीवन में जरूर प्रभाव पड़े हैं। आदतें भी कहीं ना कहीं बदली होंगी अवश्य ही, जैसे मास्क लगाना है, हाथ धुलाई है। इसी तरह से स्कूल में भी जब बच्चों को आने के लिए तैयार किया जाए, उनके घर वालों से सलाह की जाए, आसपास की जो ग्राम पंचायत है या जो वहाँ नेबरिंग कम्युनिटी है उनसे बातचीत करके स्कूलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क पहन के रखने की ध्यान दी जाए। कहीं ना कहीं हम एक इसमें मतलब हम इन चैलेंजेस को एक तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विराम देती हूँ, और कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Thank you. Thank you very much, Dr. Pratibha. I just quickly summarize some of the very important things that Dr. Pratibha said. She talked about the need कि शायद हमें the standards that we already have उनको थोड़ा बदलने की जरूरत पड़ेगी. We may need many more water points. We may need so many other things that has to be thought of now. She also told us that कि बहुत thinking already हो रही है. And that is very nice that we already have some thinking happening in the government, staggering of children coming in. One of the things she pointed out very importantly to us is that wash facilities have improved because of the RTE Act, because हमारे यहाँ एक कानून है जो कि कुछ specific चीजें कहता है, and one of the reasons for the improvement of wash facilities in our schools is that we have the कानून and we have the standards, और उसको रखना बहुत जरूरी है. We have to strengthen the law, and that is something I feel that she's pointed out. And the other areas of maintenance and finance. Apart from this, there are, the whole idea of infrastructure and wash facilities, it has to be very, very tuned to and cater to all kinds of diverse children. And amongst this diversity are children with disability, are girls, young children, and many others. For children with disabilities, because I also work in that area, I'm very
आई एम वेरी अवेयर कि बहुत मुश्किल होती है एक बच्चे को स्कूल आने, और जब वो आते हैं तो वॉश फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी होता है, और कई बच्चे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिकॉज दैट इज नॉट अवेलेबल टू देम, और बिकॉज द सपोर्ट स्ट्रक्चर्स are not available to them, or the schools are not accessible to them. So in order to discuss this very important, क्योंकि जब हम आज सोच रहे हैं, we have to think of every child. And for the child with disabilities, for girls, there are some specific requirements that we